राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण संघर्ष के प्रभाव की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम एशिया में तनाव पर प्रधानमंत्री की विलंबित प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए देश के अलग थलग पड़ने की चेतावनी दी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन संकट पूर्व स्तर के 70% तक बढ़ा दिया है। भाजपा विधायक पूनम शर्मा ने दिल्ली विधानसभा में शहर का नाम बदलकर महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की है, ताकि शहर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री और एमएलसी पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। शुक्रवार को अयोध्या में रामनवमी का पवित्र पर्व अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया गया और राम मंदिर में भव्य सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद शुक्रवार को भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्ताव पर अहम फैसले ले सकती है। असम विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 126 सीटों पर अब 722 उम्मीदवार बचे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला स्पष्ट हो गया है। कर्नाटक विधानसभा में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर भाजपा विधायक मुनिरत्न द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद सत्ताधारी कांग्रेस ने इसे अनुचित व्यवहार बताते हुए अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक हालात के कारण कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के दामों पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने समय रहते कदम उठाकर स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है और अगले 2 महीनों की आपूर्ति सुनिश्चित है। सभी तेल शोधन संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लोगों से अफवाहों से बचने और घबराकर खरीदारी न करने की भी अपील की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर स्टिल इन द वॉर सिचुएशन और इस मिडिल ईस्ट में इस वॉर की वजह से हमारे जो सप्लाईज है क्रूड का, एलपीजी का, एलएनजी का सब अफेक्ट हुए। क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज़ कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी एंड पीएनजी ऑल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। एलपीजी आप जैसा जानते हैं कि वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और इसी क्रम में उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रेस्टोर किया गया, उसके बाद 10% based on ease of doing business for the expansion of PNG network। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कमर्शियल एलपीजी लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन
कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी डिसीजन ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, LPG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, LNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, PNG की सप्लाईज इंश्योर्ड है। बावजूद इसके कई जगह पर र्यूमर्स देखे गए हैं और उन र्यूमर्स की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। आपने देखा कि क्रूड का प्राइस, इंडियन बास्केट का भी प्राइस जो लगभग $70 पर बैरल के आसपास घूम रहा था, वो $100 से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे आसपास के देश, दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल का कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंज्यूमर्स पे पास ऑन होता या सरकार खुद हिट लेती। तो यहाँ पर सरकार ने खुद हिट लिया है और ये इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़े। इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का प्राइस या तो कम हुआ है या वही रहा है, ये कभी इंक्रीज नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में जब 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तब भी इसको कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया गया था। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ऊंची ब्याज दरों पर भारी कर्ज लिया, जिसका बोझ आज भी दिल्ली सरकार उठा रही है। उन्होंने बताया कि 2019-20 में करीब 450 करोड़ रुपए का कर्ज 9% ब्याज पर लिया गया, जबकि 2020-21 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का लोन भी इसी दर पर लिया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आप सरकार लगभग 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई, जिसे मौजूदा सरकार चुका रही है। उन्होंने कहा कि अब भी 27,547 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। मेरे साथी विधायकों ने बजट में दी जा रही योजनाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करी। मैं केवल कुछ बिंदुओं पर इस सदन का ध्यान लाना चाहूंगी। विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने 2-3 चीजें जो यहां वहां से डाली। कहा कि लोन ले लिया। हरीश खुराना जी ने बताया कि लोन आज का नहीं है। सालों से जिस तरीके से लोन लेने की परिपाटी यहां बनाई गई वो 1999 से शुरू हुई। 1999 में 1164 करोड़ रुपए का बजट लिया गया और वो भी 10.50% पे लिया गया लोन। 2000 में 1500, 2001 में फिर दोबारा 1773 और करते 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 जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तब भी एक भी साल ऐसा नहीं है जब लोन नहीं लिया गया हो, एक भी साल। और मजेदार बात यह है कि किस परसेंटेज पे लिया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इतनी अधिक परसेंटेज पे उन्होंने लोन उठाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जिसको आज तक ये सरकार चुका रही है। मैं बताना चाहूंगी विशेष रूप से 2019-20 में 450 करोड़ का लोन उन्होंने लगभग 9% पे लिया। 20-21 में 9,500 का लोन लिया, वो भी लगभग इसी प्रतिशत पे लिया। 21-22 में 5,000 करोड़ का, 22-23 में फिर 3,200 करोड़ का और
ये बिल्कुल सही फिगर कही कि इनके कार्यकाल में जो लोन था वो 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन हो गया। 47,000 करोड़ का लोन वो सरकार पे छोड़ के गए हैं, उनके हाथ का लिया हुआ आके हमारी सरकार ने चुकाया, उसका ब्याज, उसका मूल, और आज की डेट में उनके लिए हुए लोन का हिस्सा मैं बताना चाहती हूं 27,547 करोड़ रुपए आज भी उनका लिया हुआ लोन सरकार के ऊपर खड़ा है। ये बात बताती हूं। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, खाली लोन नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो उनकी देनदारियां हम दे रहे हैं। जब वो कहते हैं ना 2,500 रुपए नहीं दिए, 2,500 रुपए नहीं दिए, तो मैं बताना चाहती हूं कि हम क्या क्या दे रहे हैं जो आप दिल्ली की जनता के लिए छोड़ करके गए। ये गरीबी, ये देनदारियां, 3700 करोड़ रुपए एक्सप्रेस वे का। आपको मालूम है केंद्र की और राज्य की पार्टनरशिप होती है इन एक्सप्रेस वेज को बनाने के लिए, पर पिछली सरकार ने 1 रुपया भी उस मद में दिया नहीं, जबकि सब कुछ वो दिल्ली के लिए हो रहा था। ईस्टर्न पेरिफेरल वेज, वेस्टर्न पेरिफेरल वेज, सब कुछ दिल्ली के लिए था कि दिल्ली को डीकंजस्ट किया जा सके। पर 3700 करोड़ रुपए उनके नाम के आज भी हमारी सरकार दे रही है। इस बजट में भी हमने इसका एक हिस्सा देने के लिए रखा है। मेट्रो चली तो बताइए जरा किसका फायदा हुआ? आज लाखों लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन ये एग्जाम्पल बन गया है, जिससे सड़कों पे डीकंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम नहीं होता। आप कल्पना करके देखिए मेट्रो के बिना दिल्ली का शहर क्या होगा, सोच नहीं सकता एक व्यक्ति। परंतु उन्होंने कभी 1 रुपया इस हेड में दिया नहीं। और कोर्ट ने जब कहा तो ग्रांट जो केंद्र सरकार से 958 करोड़ की हर साल मिलती थी, उस ग्रांट को केंद्र ने फिर अपने पास मेट्रो के हेड में रखना शुरू किया। परंतु दिल्ली की सरकार ने, उस समय की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। आज भी 9,087 करोड़ रुपए उनके पेंडिंग थे फेज 1, 2 और 3 के, जिसमें से 2700 करोड़ रुपए हमने आने के बाद उनके हेड का चुकाया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के आम नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर 10 रुपए की कटौती की गई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। सचदेवा ने इसे दूरदर्शी और ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर जो कटौती की है उसका हम स्वागत करते हैं। कारण स्पष्ट है कि भारत की सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम देश के आम नागरिकों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ने देंगे। और आप देख सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 10 रुपए की कटौती और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी गई है। ये बहुत बड़ा और दूरदर्शी निर्णय है। देश की आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। हम सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि पूरे विश्व में जिस तरह का वैश्विक संकट है और जिस तरह की आपाधापी मची हुई और कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस विकट स्थिति में भी अपने देश के नागरिकों की चिंता को सर्वोपरि मानते हुए और उन पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, ये निर्णय लेना बहुत ऐतिहासिक है। और इससे सीधा सीधा जहां भारत की जनता को रिलीफ मिलेगा, साथ ही साथ तेल कंपनियां जो मजबूर हैं कच्चा तेल महंगा लेने के लिए, लेकिन उन पे भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वो भी जो सप्लाई है उसको कंटिन्यूएशन में कर पाएंगे। मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ भारत की सरकार को कि उन्होंने स्पष्ट किया है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने भी, हमारी वित्त मंत्री ने भी, कि देश में किसी भी तरह की कोई भी ईंधन को लेकर या एलपीजी को लेकर कोई कटौती नहीं है। हमारी रिफाइनरीज 100% एफर्ट के साथ काम कर रही हैं और देश जिस आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होकर काम कर रहा है उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का जो भारत सरकार का फैसला है निस्संदेह बहुत साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिए पूरी भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष को अपनी समस्याओं को उठाने के लिए सदन में भेजा है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र है, और इसी से बचने के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि सदन से भागना चाहिए। मैं सबसे पहले हमारे सीएजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे तथ्यों को देश की जनता और खास तौर पे दिल्ली की जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था अध्यक्ष जी की 280 में यहाँ पर उपस्थित 30 सदस्यों में आपने लगभग 16-17 सदस्यों को बोलने का मौका दिया, और मैं ये भी देख रहा था कि सारे सदस्यों ने, आज क्यों हमारे सामने विपक्ष गायब है, ये सारे सत्ता पक्ष के हमारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, ये सारे सदस्य अपने अपने विधानसभा की कमियों को हमको गिनवा रहे थे। जो इनके पास में जनता आती है सुबह 2 घंटा 3 घंटा, ये जब उनसे मिलते हैं उनके परेशानियों को, क्योंकि उसी जनता ने इनको जिताकर भेजा है कि आप हमारी आवाज उठाइए विधानसभा में। एक भी सदस्य ने जो सरकार बजट लेके आई है, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रही हैं, उसकी बड़ाई नहीं करी, मगर सबने अपनी अपनी खामियों को, अपनी अपनी परेशानियों को, जो जनता इनको कहती थी, उनको उठाया। यही सारी बातों के लिए विपक्ष के सदस्यों को भी चुना गया है। आज वहां की जनता 2 बार 3 बार इनको कईयों को जिताकर भेजी है, मगर आज ये सारे के सारे पूरा इन्होंने सत्र के लिए वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे कि सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही, पीएसी की रिपोर्ट आ रही। हम क्या बोलेंगे? शीश महल के ऊपर में क्या बोलेंगे, पानी के ऊपर क्या बोलेंगे, स्कूल की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, उस पर क्या बोलेंगे? तो ये सब लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरे सत्र का वॉकआउट कर दे, और हमें आज ये होते तो अपने अपने क्षेत्र की परेशानियां बताते, मगर ये सारे विपक्ष के सदस्य मेरे पास आते हैं, और जब ये मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, तो मैं इनको बोलता हूं कि भाई 11 साल क्या किया? आज वो पानी सीवर की बात करते हैं, मगर जहां पर उनको उठाना चाहिए विधानसभा सत्र में, वहां पर वो उठा नहीं रहे। अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड, ये जब हमारी सरकार थी 1993 से 1998 के बीच में, उस समय पहले वाटर का डिपार्टमेंट होता था, उससे दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया। दिल्ली जल बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको पूरा अधिकार मिले, ये सारे काम, सारे निर्णयों का फैसला खुद, बिना बहुत जगह पे फाइल जाए, अपना ही बोर्ड इस बात के लिए सक्षम है कि वो बड़े बड़े फैसले ले सकता है। मगर दिल्ली जल बोर्ड की तो फाइल दिल्ली सरकार के पास ही जाती है, कभी एलजी साहब के पास जाती नहीं। चाहे कोई बड़े से बड़ा फैसला हो, उसकी फाइल भी दिल्ली जल बोर्ड की, ये एलजी साहब के पास नहीं जाती। यानी कि मुख्यमंत्री जो थे वो सारे फैसले लेने में ले सकते थे, मगर उनको दोष देना था, काम नहीं करना था। दिल्ली जल बोर्ड जो आज दिल्ली में 2.5 करोड़ लोगों को पानी, सीवर, ये सारी सुविधा मुहैया कराने का काम करता है। दिल्ली में 60 लाख घर हैं। दिल्ली जल बोर्ड का मुख्य कार्य है पानी को ट्रीट करना, नई पानी की लाइन डालना, मेंटेनेंस करना, सीवर की लाइन डालना, हर घर को सीवर कनेक्शन से जोड़ना, सारे सीवर को ट्रीट करना, यमुना मैया को साफ रखना। दिल्ली में हमको अध्यक्ष जी लगभग
1200 एमजीडी पानी की जरूरत है, मगर आज हमको कुल मिला के 1000 एमजीडी पानी मिलता है और इसमें से लगभग 950, 875, 870 एमजीडी पानी हमको कैनाल से मिलता है और लगभग 135 से 140 एमजीडी पानी हमको बोरिंग से, ट्यूबवेल के माध्यम से मिलता है। दिल्ली में डिमांड ज्यादा है, मगर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है कि दिल्ली के हर घर को साफ पानी हम लोग दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने चंडीगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा समाधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में सड़क सुरक्षा को लेकर गहन विचार मंथन किया जाएगा और यह देश के भविष्य का रोड मैप तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के सुझाव सड़क निर्माण और सुरक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देंगे और भारत को सुरक्षित व सशक्त बनाने में मदद करेंगे। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहाँ विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मुझे हरियाणा का मुखिया होने के नाते ये गर्व भी है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संगोष्ठी का मेजबानी करने का अवसर ये हरियाणा को मिला है। साथियों, मैं भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहां पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहां बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। मित्रों, सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता। साथियों, नियम कितने भी अच्छे क्यों न हों, हम सब जानते हैं यदि उनका पालन नहीं किया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। साथियों, हमें इस बात को समझना है, इसके ऊपर कैसे हम विचार कर सकें, चाहे हेलमेट का विषय हो या सीट बेल्ट लगाने की बात हो या गति सीमा का पालन करना हो। हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इनके बड़े परिणाम निकलते हैं और ज्यादा जिंदगी बचाने में ये सार्थक सिद्ध होते हैं। हमें स्कूलों, कॉलेजों और समाज के हर स्तर पर भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में होने वाले जो विचार विमर्श, प्रस्तुतियां और चर्चाएं विशेष रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यहां से निकलने वाले सुझाव नीति निर्माण में सहायक भी होंगे और साथ ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में भी ये मददगार साबित होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग हरियाणा को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप इस मंच का अधिकतम उपयोग करें, आप अपने विचार साझा करें और देश के लिए एक सुरक्षित सड़क प्रणाली के निर्माण में
अपना महत्वपूर्ण योगदान आप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन की मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। गुजरात के लीमखेड़ा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि भारी जन समर्थन यह दिखाता है कि जनता लंबे समय से सत्ता में रही सरकार से बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है और कम समय में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आदिवासी और गरीब वर्ग के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हुए विकास कार्यों की तरह गुजरात में भी बदलाव लाया जाएगा। साथ ही किसानों, महिलाओं और आम जनता के लिए कई वादों का भी ऐलान किया। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। आप अपने बच्चों को पालते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। वो आपके साथ किसानी करते हैं। इन्होंने खेडूतों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए पैसा नहीं आता। केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए। कहां जाता है आपके नाम का पैसा? आदिवासी समाज का जो पैसा आता है, जो केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, पंचायतें भेजती है, कहां जाता है? पंजाब में 2022 के पहले यही हाल था जो अभी गुजरात के अंदर है। लोग तंग आ गए, लोग पंजाब के तंग आ गए। फिर पंजाब में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। एक नई पार्टी आई, लोगों ने तय किया अब पुरानी पार्टियों को झाड़ू चलानी है, पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। और दोस्तों 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीट, 92, 117 में से 92 सीट देके उन्होंने कांग्रेस को भी साफ कर दिया, बीजेपी को भी साफ कर दिया, अकाली दल को भी साफ कर दिया, सारी पार्टियों को साफ कर दिया। 4 साल से हमारी सरकार है पंजाब में। मैं आपको अगर ये कहूं मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे नेता आके बोलते हैं चुनाव के पहले हम ये कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। मैं आपको ये कुछ नहीं कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा मैंने पंजाब में हमने क्या कर दिया। जो पंजाब में कर दिया वो गुजरात में तो कर ही सकते हैं, करके आए हैं पंजाब में, है कि नहीं है? 4 साल में एक भी रिश्वत नहीं ली, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी सिफारिश नहीं, मेरिट पे कोई पेपर नहीं फूटा। आज तक 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? ईमानदार सरकार है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, 5 बातें। किसानों के लिए काम करेंगे, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार देंगे। आप कहोगे इतना पैसा कहां से आएगा? पंजाब में पहले घाटे का बजट चलता था। सारी पार्टियां कहती थी बजट घाटे में है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई। हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी, पैसा ही पैसा आ गया। सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है, बिजली मिल रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अब कोई पैसे की कमी नहीं है पंजाब में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। साफ सुथरी सरकार बनानी है। अब जिला परिषद भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ब्लॉक समिति भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नगर पालिका, महानगर पालिका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा अब जनता के लिए इस्तेमाल होना शुरू होगा। अब पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है और मैं भगवान बिरसा मुंडा से प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे, हम सही रास्ते पे चलें और आप सब लोग खूब फलें फूलें, सबके साथ मिलकर एक सुनहरा गुजरात बनाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम